नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास अहम खबरों के साथ। चुनाव प्रचार के बीच ही एक दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे एनडीए घटक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने ईडी की कार्रवाई को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। मीडिया ने जब केंद्रीय मंत्री से पूछा कि विपक्ष के जिस नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जब वो भाजपा में शामिल हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाती है, वहीं मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया है उन पर कोई भी आरोप तय नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन दलों के नेताओं को कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में आ गए इसीलिए वो रोका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बीजेपी में जिनके ऊपर आरोप है, लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी का मतलब उनके ऊपर आरोप है कि भाई ये इनको ऊपर ईडी लगा हो, तो ऐसे कुछ नहीं है। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं। जब ईडी उनको उठाना चाहती है उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए, हमने उनको लाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ही उद्धव ठाकरे को धक्का देना था, उनको आकर यहाँ मुख्यमंत्री बनना था, और उनको छोड़कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर। इसलिए एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए। मैं शरद पवार साहब को बोल रहा था कि भाई आप इंडिया के साथ आइए। मोदी जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मोदी जी बारामती में आकर आपके क्षेत्र में उन्होंने आपकी प्रशंसा की है। तो इतने जॉर्ज फर्नांडिस ऐसे लोग अगर बीजेपी के साथ आते हैं। वहीं दून अस्पताल से स्थानांतरित हो चुकी 20 नर्सों को अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल की ओर से रहने के लिए हॉस्टल में दिए गए आवंटित कमरों को खाली करने के लिए 7 दिन का नोटिस भेजा है। यदि ये सभी नर्सें 7 दिन के भीतर इन आवंटित कमरों को खाली नहीं करती हैं तो अस्पताल प्रशासन कानूनी कदम उठाते हुए पुलिस की मदद से कमरे खाली करवाएगा। इसकी जानकारी दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। वहीं सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि नर्सों को 2 महीने पहले ही कमरों को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने कमरे खाली नहीं किए, जिसके चलते जो नया स्टाफ अस्पताल प्रशासन की ओर से रखा गया है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल एक आवास प्रोवाइड कराना हम लोग का एक दायित्व है, जो भी यहाँ कर्मचारी काम करता है। उस क्रम में बताना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य विभाग वाली कुछ हमारी सिस्टर्स हैं जिनका ट्रांसफ़र कोरोनेशन हॉस्पिटल या अन्य जगह किया गया है, उन्होंने अभी तक भी काफ़ी नोटिस के बाद खाली नहीं किया था। तो उनको कल एक फाइनल नोटिस दिया गया कि 7 दिन में खाली करिए, वरना जो रूल्स है एक आपके सेवा के, उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग? ये लगभग 20 सिस्टर्स हैं जिनको ट्रांसफ़र किया गया और अभी तक भी मकान खाली नहीं किया, क्योंकि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनके बदले जो भी नए अपॉइंटमेंट आए थे उनको आवास प्रोवाइड करने में। राजधानी देहरादून में 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं देहरादून की मुख्य विकास निर्वाचन अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि यदि कोई मतदाता किन्हीं कारणों से अपने घरों पर नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसे मतदाताओं के लिए 13 अप्रैल के बाद द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में इस समय 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए बैलेट से चुनाव आयोग के निर्धारित मानकों के तहत मतदान कराया जा रहा है। आज से हमारे जनपद में 85 प्लस और विकलांग मतदाताओं को घर घर जाकर के मतदान कराने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें हमारे जनपद की 10 विधानसभाएं हैं, वहां पे पोलिंग पार्टीज बना दी गई हैं। कुल 111 पोलिंग पार्टीज का गठन किया गया है। हर पोलिंग पार्टी में एक माइक्रो ऑब्जर्वर है, 2 पोलिंग ऑफिसर हैं और साथ में पुलिस सुरक्षा कर्मी और वीडियोग्राफर भी उपलब्ध कराया गया है। जनपद में कुल 85 प्लस मतदाता 12,000 है, उसके सापेक्ष लगभग 1500 मतदाताओं ने इसमें आवेदन किया है, जिनको कि पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है।
इसके अलावा जो विकलांग मतदाता हैं 11,000, उसमें से लगभग 350 के करीब ने आवेदन किया है पोस्टल बैलेट के लिए, तो उन सभी के लिए पोस्टल बैलेट जो है जारी कर दिए गए हैं। और जो ये पोलिंग पार्टीज की टीम है, उनका आज से पहला राउंड प्रारंभ हो गया है। ये घर घर जाकर के मतदाताओं को मतदान कराएंगी। पहला राउंड जो है 5, 6, 7 को होगा, और उसके बाद इन विजिट्स में भी जहाँ पे मतदाता नहीं मिलते हैं किसी कारणवश, तो दूसरा विजिट होगा, वो 13 तारीख से 13, 14, 15 होगा। तो हमारी जो पोलिंग टीम्स हैं ये आज एक्टिवेट हो गई और अपना लोकसभा चुनाव को लेकर अब चंद ही दिन बचे हैं और ऐसे में निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में देहरादून स्थित राजेश्वर नगर में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि मुख्य विकास निर्वाचन अधिकारी झरना कामठान सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। और इस दौरान झरना कामठान ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर नुक्कड़ नाटक सहित जागरूकता वीडियो भी लॉन्च किया गया है। और साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद आंगनवाड़ी महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं झरना कामठान ने कहा कि मतदाता कार्यक्रम का उद्देश्य मतदान के प्रति लोगों को जागरूकता करने के साथ ही मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। सबसे पहले वोट दो विधाता, अब जागो सारे मतदाता, अब जागो सारे। देखिए, हमने ऐसे प्रकरण चिन्हित करे हैं कि पूरे जनपद में ऐसे कितने प्रकरण हैं जहां पर इस तरह के कोई विषय आया है जिसको लेकर के मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा की है। तो इसमें कई जगह हमें सफलता भी प्राप्त हुई है। हमने मतदाताओं से बात करी है और उनको पूरा आश्वासन दिया है कि जो उनकी जेन्युइन मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है सड़क की मांग से संबंधित मांगे हैं, और उसमें भी ये समस्या है कि कहीं पर फॉरेस्ट क्लियरेंस ना मिलने की वजह से जो है वो सड़क नहीं बन पा रही है। तो वहाँ जाके मतदाताओं को समझाया गया है कि कुछ औपचारिकताएं होती हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु इस कारण से वो अपने मताधिकार का प्रयोग ना करने का वो ना लगाएं और मताधिकार जरूर करें, ये उनसे अनुरोध किया गया। और इसमें काफ़ी सहमति भी बनी है। कल मिसराज पट्टी में भी मैं स्वयं गई थी और वहाँ मतदाताओं से बात करी गई। उसके बाद उन्होंने मतदान करने के लिए अपनी सहमति भी दी है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के होने जा रहे हैं और इन चुनावों में गाड़ियों की व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आरटीओ को दी गई है। और देहरादून की अगर बात करें तो लगभग 1500 वाहनों की व्यवस्था की गई की जिम्मेदारी जो है फिलहाल आरटीओ को दी गई है। और वहीं आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा के अनुसार शासन की ओर से जितने भी वाहनों की व्यवस्था करने की बात की गई थी वह लगभग पूरे हो चुकी है। साथ ही जिन वाहनों में ईवीएम मशीन जाएगी उन पर भी जीपीएस लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और जो ड्राइवर मतदान के दिन वाहनों का संचालन करेंगे उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिलवाया जाएगा। छोटे से नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। तो चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास अहम खबरों के साथ। चुनाव प्रचार के बीच ही एक दिवसीय प्रवास पर उत्तराखंड पहुंचे एनडीए घटक दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने ईडी की कार्रवाई को लेकर मीडिया के सवालों के जवाब दिए। मीडिया ने जब केंद्रीय मंत्री से पूछा कि विपक्ष के जिस नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है जब वो भाजपा में शामिल हो जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई बंद हो जाती है, वहीं मीडिया के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिन्होंने अपनी पार्टी छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया है उन पर कोई भी आरोप तय नहीं हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि जिन दलों के नेताओं को कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा है वो भाजपा में शामिल हो रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए वो भी देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी में आ गए इसीलिए वो रोका, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बीजेपी में जिनके ऊपर आरोप है लेकिन वो आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। ईडी का मतलब उनके ऊपर आरोप है कि भाई ये इनको ऊपर ईडी लगा हो, तो ऐसे कुछ नहीं है। जो हमारे पास आते हैं, हमारे दरवाजे खुले हैं। जिस तरह हमारे दरवाजे खुले उस तरह जेल के भी दरवाजे खुले हैं। तो जब भी जाना चाहे वो जा सकते हैं।
जब ईडी उनको उठाना चाहती है उठा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास आता है उनको लेने का काम हमारा है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी 50 एमएलए को लेकर हमारे साथ आए, हमने उनको लाया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको ही उद्धव ठाकरे को धक्का देना था, उनको आकर यहाँ मुख्यमंत्री बनना था, और उनको छोड़कर उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे कांग्रेस एनसीपी के साथ जाकर, इसलिए एकनाथ शिंदे हमारे साथ आए। मैं शरद पवार साहब को बोल रहा था कि भाई आप एनडीए के साथ आइए, मोदी जी के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। मोदी जी बारामती में आकर आपके क्षेत्र में उन्होंने आपकी प्रशंसा की है, तो इतने जॉर्ज फर्नांडिस जैसे लोग अगर बीजेपी के साथ आते हैं। वहीं दून अस्पताल से स्थानांतरित हो चुकी 20 नर्सों को अस्पताल प्रशासन ने अस्पताल की ओर से रहने के लिए हॉस्टल में दिए गए आवंटित कमरों को खाली करने के लिए 7 दिन का नोटिस भेजा है। यदि ये सभी नर्सें 7 दिन के भीतर इन आवंटित कमरों को खाली नहीं करती हैं तो अस्पताल प्रशासन कानूनी कदम उठाते हुए पुलिस की मदद से कमरे खाली करवाएगा। इसकी जानकारी दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक अनुराग अग्रवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए दी। वहीं सीएमएस अनुराग अग्रवाल ने बताया कि नर्सों को 2 महीने पहले ही कमरों को खाली करने का नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने कमरे खाली नहीं किए, जिसके चलते जो नया स्टाफ अस्पताल प्रशासन की ओर से रखा गया है उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाँ देखिए, बिल्कुल एक आवास प्रोवाइड कराना हम लोग का एक दायित्व है, जो भी यहाँ कर्मचारी काम करता है। उस क्रम में बताना चाहूँगा कि जो स्वास्थ्य विभाग वाली कुछ हमारी सिस्टर्स हैं जिनका ट्रांसफ़र कोरोनेशन हॉस्पिटल या अन्य जगह किया गया है, उन्होंने अभी तक भी काफ़ी नोटिस के बाद खाली नहीं किया था, तो उनको कल एक फाइनल नोटिस दिया गया कि 7 दिन में खाली करिए, वरना जो रूल्स है एक आपके सेवा के उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। कितने लोग ये लगभग 20 सिस्टर्स हैं जिनको ट्रांसफ़र किया गया और अभी तक भी मकान खाली नहीं किया, क्योंकि हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। उनके बदले जो भी नए अपॉइंटमेंट आए थे उनको आवास प्रोवाइड करने में। राजधानी देहरादून में 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से मतदान की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं देहरादून की मुख्य विकास निर्वाचन अधिकारी झरना कमठान ने बताया कि यदि कोई मतदाता किन्हीं कारणों से अपने घरों पर नहीं मिलेंगे तो फिर ऐसे मतदाताओं के लिए 13 अप्रैल के बाद द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि पूरे प्रदेश में इस समय 85 साल से अधिक वृद्ध और विकलांग मतदाताओं के लिए बैलेट से चुनाव आयोग के निर्धारित मानकों के तहत मतदान कराया जा रहा है। आज से हमारे जनपद में 85 प्लस और विकलांग मतदाताओं को घर घर जाकर के मतदान कराने का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। इसमें हमारे जनपद की 10 विधानसभाएं हैं, वहां पे पोलिंग पार्टीज बना दी गई हैं। कुल 111 पोलिंग पार्टीज का गठन किया गया है। हर पोलिंग पार्टी में एक माइक्रो ऑब्जर्वर है, 2 पोलिंग ऑफिसर हैं और साथ में पुलिस सुरक्षा कर्मी और वीडियोग्राफर भी उपलब्ध कराया गया है। जनपद में कुल 85 प्लस मतदाता 12,000 है, उसके सापेक्ष लगभग 1500 मतदाताओं ने इसमें आवेदन किया है, जिनको की पोस्टल बैलेट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो विकलांग मतदाता हैं 11,000, उसमें से लगभग 350 के करीब ने आवेदन किया है पोस्टल बैलेट के लिए, तो उन सभी के लिए पोस्टल बैलेट जो है जारी कर दिए गए हैं। और जो ये पोलिंग पार्टीज की टीम है, उनका आज से पहला राउंड प्रारंभ हो गया है। ये घर घर जाकर के मतदाताओं को मतदान कराएंगी। पहला राउंड जो है 5, 6, 7 को होगा और उसके बाद इन विजिट्स में भी जहाँ पे मतदाता नहीं मिलते हैं किसी कारणवश, तो दूसरा विजिट होगा वो 13 तारीख से 13, 14, 15 होगा। तो हमारी जो पोलिंग टीम्स हैं ये आज एक्टिवेट हो गई है और अपना लोकसभा चुनाव को लेकर अब चंद ही दिन बचे हैं और ऐसे में निर्वाचन विभाग द्वारा प्रत्येक जिलों में मतदाता जागरूकता अभियान कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। और इसी कड़ी में देहरादून स्थित राजेश्वर नगर में भी मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि मुख्य विकास निर्वाचन अधिकारी झरना कामठान सहित अन्य अधिकारी गण मौजूद रहे। और इस दौरान झरना कामठान ने कहा कि आंगनवाड़ी केंद्र में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां पर नुक्कड़ नाटक सहित जागरूकता वीडियो भी लॉन्च किया गया है। और साथ ही मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद आंगनवाड़ी महिलाओं ने भी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। वहीं झरना कामठान ने कहा कि मतदाता कार्यक्रम का उद्देश्य मतदान के प्रति लोगों को जागरूकता करने के साथ ही मतदान प्रतिशत को बढ़ाना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने मतदान का प्रयोग कर सकें। सबसे पहले वोट दो विधाता, हम जागो
हमने ऐसे प्रकरण चिन्हित करे हैं कि पूरे जनपद में ऐसे कितने प्रकरण हैं जहां पर इस तरह के कोई विषय आया है जिसको लेकर के मतदाताओं ने चुनाव बहिष्कार करने की घोषणा की है। तो इसमें कई जगह हमें सफलता भी प्राप्त हुई है। हमने मतदाताओं से बात करी है और उनको पूरा आश्वासन दिया है कि जो उनकी जेन्युइन मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से जो है सड़क की मांग से संबंधित मांगे हैं और उसमें भी ये समस्या है कि कहीं पे फॉरेस्ट क्लियरेंस ना मिलने की वजह से जो है वो सड़क नहीं बन पा रही है। तो वहाँ जाके मतदाताओं को समझाया गया है कि कुछ औपचारिकताएं होती हैं, फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए भी उनको प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु इस कारण से वो अपने मताधिकार का प्रयोग ना करने का वो ना लगाएं और मताधिकार जरूर करें, ये उनसे अनुरोध किया गया और इसमें काफ़ी सहमति भी बनी है। कल मिसराज पट्टी में भी मैं स्वयं गई थी और वहाँ मतदाताओं से बात करी गई, उसके बाद उन्होंने मतदान करने के लिए अपनी सहमति भी दी है। 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के होने जा रहे हैं और इन चुनावों में गाड़ियों की व्यवस्था की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आरटीओ को दी गई है। और देहरादून की अगर बात करें तो लगभग 1500 वाहनों की व्यवस्था की गई की जिम्मेदारी जो है फिलहाल आरटीओ को दी गई है। और वहीं आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा के अनुसार शासन की ओर से जितने भी वाहनों की व्यवस्था करने की बात की गई थी वह लगभग पूरे हो चुकी है। साथ ही जिन वाहनों में ईवीएम मशीन जाएगी उन पर भी जीपीएस लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और जो ड्राइवर मतदान के दिन वाहनों का संचालन करेंगे उन्हें पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट दिलवाया जाएगा। छोटे से ब्रेक के लिए